नमस्कार। पदार्थ विज्ञान के इस वीडियो में हम जानेंगे चरक संहिता के आधार पर 41 गुण का निरूपण। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि चरक संहिता के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया, विभागीकरण किया गया, वो 4 रीति से विभागीकरण किया गया है, यानी कि 4 पार्ट दिए हैं। सर्वप्रथम है सार्थादि 5 गुण, दूसरा है गुरुवादि 20 गुण, तीसरा है बुद्धियादि 6 गुण और चौथा है परादि 10 गुण। ये मिलकर हो जाते हैं 41 गुण। तो पूरे के पूरे जो 41 गुण है ये 4 विभाग में बटे हुए हैं। अब उसमें से भी जो गुरुवादि 20 गुण का जहां पर औषधियों के साथ संबंध आता है, यानी कि द्रव्य गुण की बात आती है, वो हम अलग से इसके बाद के वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो जनरल जहां पर बातें आती है वो सार्थादि 5 गुण, बुद्धियादि 6 गुण और परादि 10 गुण की बातें अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हम ये पूरा क्रमशः गुणों के साथ। सर्वप्रथम हम देखते हैं सार्थादि 5 गुण। तो यहां पर सार्थादि ऐसा लिखा है। अब हम देखते हैं कि इंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया, वो विषय तक जाकर विषय का ज्ञान हमको कराती है, आत्मा को कराती है। अर्थ यानी कि विषय होता है। तो ये सार्थ इंद्रिय सहित, ज्ञान सहित जो विषयों का निरूपण किया गया है, मतलब ज्ञान से संबंधित जो होने वाले ये 5 मुख्य विषय है, उसको सार्थादि गुण कहा गया है, क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ महत्वपूर्ण रीति से, यानी कि मुख्य रीति से संपर्क में आने वाले मुख्य गुण है। सर्वप्रथम हम देखते हैं श्रोत्रेंद्रिय, यानी कि हमारा कर्ण, यानी कि श्रोत्रेंद्रिय, जहां से हम सुन पाते हैं। तो श्रोत्रेंद्रिय से संबंध रखता है शब्द। तो यहां पर पहला सार्थ जो गुण लिया है वो लिया है शब्द, क्योंकि आपको पता है हम सबसे ज्यादा जो सीखते हैं, या तो सबसे ज्यादा जो जिस इंद्रिय का उपयोग करते हैं वो है श्रोत्रेंद्रिय। आप सो भी जाते हैं तब आपकी एक इंद्रिय सूक्ष्म रीति से चालू रहती है, ऐसे तो प्रत्येक रहती है, लेकिन विशेष रूप से होती है श्रोत्र। इसके लिए दूर का भी शब्द सुनाई दिया तो वो आप उठ जाते हैं, बराबर है। तो ये पहला शब्द है, श्रोत्रेंद्रिय से संबंधित वो शब्द है जिसको सार्थादि में पहला सार्थ गुण बताया गया है। अब दूसरा है, जैसे श्रोत्रेंद्रिय की बात देखी हमने, जो कर्ण विवरवर्ती आकाश है वो श्रोत्रेंद्रिय है आयुर्वेद की दृष्टि से और वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से। दूसरा है स्पर्श, वो त्वग इंद्रिय से संबंधित जो विषय है वो है स्पर्श। आपको पता है त्वग इंद्रिय पूरे शरीर में है, स्पर्श का ज्ञान पूरे शरीर से हो सकता है आपको। इसके लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है स्पर्श। और आयुर्वेद में जो परीक्षा बताई है अलग अलग विधि की, उसमें भी ये गुणों का उपयोग हो रहा है। इसके लिए ये गुण का निरूपण यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप किसी के शब्द को सुनकर भी उसकी रोग की परीक्षा कर सकते हैं, किसी के स्पर्श को, मतलब जो दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा है उसमें स्पर्शन परीक्षा में ये स्पर्श का उपयोग होता है। तीसरा है रूप, यानी कि जब हम किसी को देखते हैं चक्षु से, जब हम देखते हैं आंखों से, तब उसका जो दिखाई देता है वो रूप है, वो भी बहुत महत्व का है। इसके लिए रूप नाम का गुण जो है वो चक्षु इंद्रिय से संबंधित है, तो इसकी भी बात ये सार्थ गुण में कही गई है। चौथा है रस, उसकी तो आपको पता ही है, रसनेन्द्रिय से ग्रहण होता है, वो भी ज्ञानेन्द्रिय है एक। और इसके तो रस के ऊपर तो पूरा का पूरा आयुर्वेद की बहुत ही बड़ी शाखा है, और रसों का विवरण बहुत सारे दोषों के साथ और रोगों के साथ भी संबंध है। इसके लिए चौथा है वो रस, रसनेन्द्रिय के साथ संबंधित है। और पांचवा है गंध, वो घ्राणेन्द्रिय के साथ संबंध है, यानी कि हमारी जो इंद्रिया है घ्राणेन्द्रिया, जिसको नासिकाग्रवर्ती यहाँ पर बताई गई है अंदर, और उससे हम जो गंध का ज्ञान कर पाते हैं वो इसी से कर पाते हैं। इसके लिए पांचवा जो ज्ञानेन्द्रिय से संबंधित गुण है वो गंध है। तो ये पांचों 5 गुण हमने देख लिए जो एक एक ज्ञानेन्द्रिय के साथ संबंधित थे। इसके लिए उसको सार्थादि 5 गुण कहते हैं। ये आपको याद रह गया होगा। वो 5 ही क्यों बताया, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय 5 ही है और ये एक एक ज्ञानेंद्रिय का एक विषय है। इसके लिए उसको सर्वप्रथम निरूपण किया गया है, क्योंकि सबसे प्रथम हम जो कांटेक्ट में आते हैं वो इसी 5 के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। अब दूसरा भाग में हम देखते हैं बुद्धियादि 6 गुण, यानी कि वो तो हो गया बाहर की बात, बीच में रही इंद्रिया। अब इंद्रिया जहां पर ज्ञान करवाती है वो है आत्मा। अब उसमें कुछ गुण रहते हैं, तो वो होते हैं बुद्धि आदि 6 गुण। तो ये जो 6 के 6 गुण होते हैं वो आत्मा में रहते हैं। तो वो भी गिना है, कौन से है। एक तो बुद्धि है, अर्थात हम जिसको ज्ञान कहते हैं, इस परिभाषा में इसको बुद्धि का नाम दिया गया है। मतलब ज्ञान अधिकरणम आत्मा, वो हमने पहले देख लिया था द्रव्य गुण विज्ञान में, तो भी मैं बता देता हूँ। बुद्धि जहाँ उत्पन्न होती है, मतलब इंद्रियों ने हमको बताया
बरोबर है। मन ने आत्मा से संयोग किया और उसके बाद जो उत्पत्ति हुई एक प्रकार की, वो है ज्ञान। तो उत्पत्ति कहाँ हुई? आत्मा में हुई। तो वो हो गई बुद्धि। बुद्धि अर्थात ज्ञान। जो हमको माहिती मिली उसको यहाँ पर बुद्धि बताई गई है। माहिती, ज्ञान, ये सभी हम ले सकते हैं बुद्धि से। उसके बाद एक और फीलिंग है, जहां पर ये 5 विषयों के साथ हम संयुक्त हुए तो एक विशेष फीलिंग हमारे अंदर घटित हुई। मतलब हम जैसे उसको कहते हैं कि इसको खाकर मैं सुखी हुआ, इसको देखकर मैं दुखी हुआ। तो सुख और दुख ये दोनों फीलिंग है। वो ये पांचों विषय के साथ इंद्रियों का जब संपर्क होता है और उसके बाद ये फीलिंग आती है, हम ये कहते हैं कि ये फीलिंग मुझे आई। तब मैं मतलब क्या? तो आयुर्वेद ने मैं मतलब यहाँ पर आत्मा लिया है। मतलब मैं ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि मेरी आंख को अच्छा लगा, मेरी जीभ को बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं कहते। हम क्या कहते हैं कि इसको खाकर मुझे अच्छा लगा, इसको देखकर मुझे दुख हुआ, इसको सुनकर मुझे अच्छा लगा, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। तो अच्छा लगना यानी कि सुख और दुख की जो फीलिंग है वो मुझ में घटित होती है। और ये मैं की जो प्रतीति है वो आयुर्वेद आत्मा मानती है। मतलब वो जो मैं से वाच्य होता है वस्तु, वो मैं जो मैं कहता हूं वो हम आत्मा की बात कर रहे हैं। तो एक बुद्धि यानी कि ज्ञान, सुख दुख की फीलिंग, ये भी आत्मा में होती है। उसके बाद कोई भी वस्तु को देखकर हमको इच्छा होती है। जैसे हमने रूप, रस, गंध, स्पर्श या शब्द किसी भी की हमने देखा, देखने का जो हमको वारंवार बाद में अभ्यास से इच्छा हुई, तो हमको जो इच्छा हुई वो कहाँ हुई? तो आयुर्वेद के अनुसार, दर्शन शास्त्रों के अनुसार वो भी आत्मा में हुई। बराबर है कि मुझे वापस चाहिए। जैसे मैंने एक बार भोजन किया, मुझे दूसरी बार भी भोजन करने की क्या हुई? इच्छा हुई। तो कहाँ हुई? तो मैं कहता हूं कि मैं भूखा हुआ, बराबर है, मैं प्यासा हुआ, बराबर है। तो वो मैं क्या है? तो वो भी आत्मा में हुई। उसके बाद इच्छा हुई तो मैं आगे गया, बराबर है, लेने को गया। जैसे कोई वस्तु पड़ी है, आपको इच्छा हुई मैं ये ले लूं, बराबर है। पानी पूरी रखी है या और कुछ भी रखा है, आपको लगा कि मैं ये खाऊं, मतलब खाने की इच्छा हुई तो आप उसके पास गए। सेम ऐसा ही, बराबर है, एक और भी एक गुण होता है जो आत्मा में रहता है, उसको द्वेष कहते हैं। द्विष्ट अनिष्ट कारणता बुद्धि भवेद द्वेषस्य कारणम। यानी आपको जब ये लगा कि ये मेरा नुकसान करने वाला है और तब आप में एक फीलिंग आई। जैसे आपने सर्प को देखा, बराबर है, तो आप में फीलिंग क्या हुई? मैं भाग जाऊं, बराबर है। तो वो जो फीलिंग आई, आपने जहर की बोतल को देखा, आपने फिनाइल को देखा और उसके बाद वो पास में पड़ी थी तो आप थोड़ा हिचकिचाए, आपने जहर देखा, थोड़े हिचकिचाए, तो वो फीलिंग आई आप में कि इससे मैं भागूं, मैं ध्यान रखूं कि कहीं मैं ये न खा लूं, इससे मैं आग देखी आपने, तो क्या हुआ? आप थोड़े सटक गए, अलग मतलब पीछे लौट गए। तो वो जो फीलिंग हुई उसको द्वेष कहते, क्योंकि आपको क्या बुद्धि हुई? वहां पर क्या ज्ञान हुआ? ज्ञान हुआ कि ये मेरा अनिष्ट करने वाला है। ये कोई भी हो सकता है। आप जब अपने दुश्मन को देखते हैं या ऐसे कोई गुंडा को देखते हैं या ऐसे कोई व्यक्ति को देखते हैं, ऐसी कोई वस्तु को देखते हैं जो हमको नुकसान कर सकती है, तो आपको ये द्वेष नाम का, द्वेष की एक फीलिंग आती है जो आपको हटाती है, उससे इच्छा आगे ले जाती है, द्वेष हटाता है। समझ गए आप? ये सुख दुख इच्छा द्वेष ये समझ लिया आपने। अब होते हैं प्रयत्न की बात मैं करता हूं। तो आयुर्वेद के शास्त्रों में प्रयत्न की भी बात कही है। जैसे हम क्रिया करते हैं उससे पहले हमारा में एक सिग्नल आता है और उसको प्रयत्न कहते हैं, वो आत्मा में होता है, जिसको कृति कहते हैं दर्शन शास्त्रों की परिभाषा में। कृति पहले आत्मा में होने के बाद ही बाद में शरीर में क्रिया होती है। जैसे मैं हाथ हिलाऊं तो अभी मैंने ऊंचा किया, नीचा किया, फैलाया, ये सब जो मैंने क्रियाएं की वो तो मेरे हाथों ने की, लेकिन उसके लिए आत्मा ने उसको एक सिग्नल दिया, बराबर, कि भाई तू हाथ ऊपर कर, भाई तू लिख, तू यहां पर दिखा, तू उंगली ऊंची कर, तू नीची कर। अब माइक्रो सेकेंड्स पर आत्मा ने एक कृति को भेज दिया, वो है प्रयत्न। ये प्रयत्न आत्मा ने किया और उसका एंड परिणाम हुआ शरीर में क्रिया का। तब हमारे शरीर में क्रिया हुई। केवल इच्छा हुई तब क्रिया नहीं हुई, इच्छा पहले हुई, बराबर, उसके बाद प्रयत्न हुआ। तो 3 हम देख सकते हैं। पहले क्या होता है? ज्ञान होता है, बराबर है। अब ज्ञान हुआ कि बाद में हमको इच्छा होती है। सबसे पहले इच्छा के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान। जैसे हमको अमेरिका जाने की इच्छा कब होती है? जब हमको ज्ञान होता है तब, बराबर है। अब इच्छा हुई वो तीव्र हो जाती है कि मैं जाऊं 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 जाऊं। उसके बाद आत्मा में एक कृति होता है, प्रयत्न होता है, और उसके बाद शरीर में क्रिया होती है, तो हम वीजा निकालने को जाते हैं।
आप समझ गए। तो ज्ञान, इच्छा, कृति, ये त्रिविध है। उसके बाद शरीर में क्रिया होती है। आप समझ गए। शरीर में जो क्रिया है वो एंड रिजल्ट है। उसको करने के लिए ये तीन वस्तु चाहिए, बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न। ये क्रमशः चाहिए, और एक होगा तो ही दूसरा होगा। बुद्धि होगी यानी कि आपके पास नॉलेज होगा तो ही आपको इच्छा होगी, आपकी इच्छा तीव्रतम होगी तो ही आप प्रयत्न करेंगे, और जब आप प्रयत्न करेंगे तभी आपके शरीर के स्तर पर क्रियाएं होगी। आपके आत्मा में यदि कृति नहीं हुई है, प्रयत्न नहीं हुआ है, प्रयत्न और कृति समानार्थी शब्द है, तब तक शरीर के स्तर पर क्रियाएं नहीं आती है। तो ये 6 गुण को समझना भी बहुत जरूरी है। दार्शनिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है और आयुर्वेद के में भी इसका अच्छी तरह से वर्णन दिया गया है। तो बुद्धि आदि ये 6 गुण हो गए, ये हमने देखे। आगे हम देखते हैं परादि 10 गुण। आपको यदि आयुर्वेद सीखना है, समझना है, आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप से आपको आयुर्वेद का अभ्यास करना है, तो ये परादि 10 गुण भी आपको समझने हैं। ये आपकी प्रैक्टिस में, एक थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो ये परादि 10 गुण है। कौन से हैं? तो एक पर, अपर। मैंने पहले वीडियो में जो वैशेषिक गुणों की बात की थी 24 की, उसके जैसा ही पर, अपर यहाँ पर है। परत्व, कालकृत और देशकृत हमने वहां पर देखा था। यहाँ पर यानी श्रेष्ठ, अपर यानी कनिष्ठ। जैसे कोई औषधि पर है यानी कि श्रेष्ठ है, जैसे उत्तम वीर्य गुण वाली औषधि श्रेष्ठ होती है, और कोई अपर होती है यानी कि कनिष्ठ होती है। तो उसको हम कह सकते हैं पर है, ये अपर है, यानी कि ये श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है। बराबर है। ये आपने जान लिया। यहाँ श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व से पर अपर का संबंध होता है, ये दोनों जान लिया आपने। अब आगे हम देखते हैं युक्ति। युक्तिश्च योजना या तो युज्यते, ऐसा चरक संहिता में बताया गया, यानी कि योजना करना। जैसे आप देखते हैं कि भाई ये इतना मैं लूं, ये इतना लूं, ये दोनों का संयोग करके मैं सुबह उसको दूं, तो आपने क्या किया? योजना की। मतलब अलग अलग जगह पर द्रव्य है, उसकी आप दोष को, रोग को, अवस्था को जानकर जब योजना करते हैं तो ये हो गई युक्ति। इसके लिए हमारी चिकित्सा का नाम क्या है पता है? युक्ति व्यपाश्रय। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है? योजना की जाती है कि उसको जानना, पहचानना। क्योंकि देखो, आप दवाई नहीं बनाते हो, केवल आप युक्ति से उसका संयोजन करते हो। वो तो सब है ही, अश्वगंधा है, शतावरी है, मालकांगनी है, गिलोई है, सब कुछ है ही, विद्यमान ही है। उसमें आप बनाते कुछ नहीं हो, आप योजना करते हो। वहां 5 वस्तुएं ली और ये 5 में से किसी एक को दी, दूसरी 5 बनाई, वो दूसरे 5 में से किसी को एक को दी। उसको क्या कहते हैं? युक्ति। युक्तिश्च योजना सातु युज्यते, यानी कि वो आपने तर्क लगाया, युक्ति ली और उसकी योजना की। इसके लिए हमारे यहाँ कहावत भी है कि योजकस् तत्र दुर्लभः, नास्ति द्रव्यम अनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति। ये बताया गया है कि जो है वो क्या नहीं है, मतलब कि अयोग्य कोई पुरुष नहीं है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो औषधि में काम ना आ सकता हो, और कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे शब्द न बनता हो। बराबर है। तो कोई भी ऐसा नहीं है अक्षर कि जिससे शब्द न बनता हो, कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, और कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि न हो। तो क्या घटता है? योजना करनी चाहिए उसकी। वो योजक जो होता है वो दुर्लभ होता है, वो योजना कर सकता है, वो जहर को भी अमृत बना सकता है। तो ये युक्ति की बात कही। इसके लिए आयुर्वेद की एक चिकित्सा पद्धति का नाम युक्ति व्यपाश्रय है, उसमें योजना महत्व की होती है। चौथी बात है संख्या। बराबर है। संख्या को आपको पता है, स्थानम, गणितम, षड्विध क्रियाकाल वगैरह जो है वो संख्या दर्शाता है। जैसे 64 प्रहरी पीपर, वो संख्या है 64। तो 64 बार उसको, 64 बार मतलब अष्टप्रहर उसको घोंटना होता है, उसके बाद तैयार होती है। तो उसका नाम दिया गया है 64 प्रहरी पीपरी। इस तरह से आयुर्वेद में आप देखेंगे कि पारा, जो मर्क्यूरी होता है पारा, उसका 8 संस्कार होता है, तो 8 संख्याई। इस प्रकार से संख्या का बहुत महत्व है, कितनी बार। बराबर है। और भी बहुत षड्विध क्रियाकाल है, ऐसे कितनी बार ये करना है, रिपीटेडली कितनी बार करना है, कब कब करना है। ऐसे जैसे औषध काल लिखा है 10 प्रकार के, तो 10 विध जो है वो औषध काल का भी योजना आती है कि कब कब आपको औषध लेना चाहिए, तो 10 समय ले सकते हैं। षड्विध क्रियाकाल का भी वर्णन आता है। इस प्रकार से संख्या का बहुत महत्व है कि कितनी बार, कब कब, ये संख्या बहुत महत्व की है। ऐसा एक गुण है जो संख्या का है, उसमें भी हमने देखा था उसका उपयोग वैशेषिक दर्शन के रूप में अलग होता है, लेकिन यहाँ औषध निरूपण में भी अलग रीत से संख्या का उपयोग किया गया है। बाद में संयोग। संयोग यानी क्या है? तो वो संयुक्त करना,
मतलब कोई औषधों के साथ किसी का संयोग कर दिया तो उसका एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया। जैसे दूध और दही विरुद्ध है, लेकिन पंचगव्य बना दिया, दूध, दही, मूत्र, मल और ऐसे 5 वस्तुओं को लेकर आपने पंचगव्य बना दिया, बराबर है, तो वो हो गया एक संयोग, तो वो एक औषध बन गया। दोनों दूध दही साथ में नहीं ले सकते, लेकिन दूध, दही, घी, गोमय और गोमूत्र साथ में लेकर पंचगव्य बनाकर ले सकते, क्योंकि वो संयोग हो गया, योग हो गया। तो आयुर्वेद को ये भी आपको समझना है संयोग की बात, क्योंकि वो विलक्षण संयोग हो गया तो ये औषध बन गया। फिर किसी को विभाग करते, मतलब छोड़ना, संयोग नाशको गुणों विभाग ऐसा वहां बताया है। ये संयोग यानी कि औषधियों का संयोग करना, जोड़ना, संयुक्त करना, और यहां पर क्या करना, विभाग मतलब दूर करना। जैसे हम किसी की शुद्धिकरण करते हैं तो उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसमें से विष द्रव्यों को निकालते हैं। जैसे हम गोमूत्र में कोई किसी को भिगो देते हैं, बराबर है, तो उसका शुद्ध, जैसे शिलाजीत है, उसको शुद्ध करने के लिए त्रिफला के क्वाथ में या तो गोमूत्र में भिगोते हैं, उसको दूर करते हैं, मिट्टी वगैरह, बराबर है। या कोई भी औषध को पानी वगैरह से धोते हैं तो उसका मलिनता दूर करते हैं, हम भिगो कर रखते हैं, फिर दूर कर देते हैं, उसको विभाग करते हैं। किससे विभागीकरण किया, अलग अलग द्रव्यों के साथ, पॉइजन्स के मतलब टॉक्सिन्स के साथ उसका विभागीकरण कर दिया, वो है विभाग। पृथकत्व, पृथकत्व तो आपको पता है, अलग अलग होते हैं वस्तुएं, जैसे ये यहाँ से पृथक है, ये इससे पृथक है, वो तो हमने देख लिया था। वही पृथक मतलब आइडेंटिटी हर एक की एक यूनिक है, कोई भी द्रव्य एक जैसा नहीं है। ये ए बी सी डी सब अलग अलग है, तो वो सभी में एक गुण रहता है, वो है पृथकत्व का। चाहे उसका रस, रूप सब एक जैसा लगता हो, लेकिन वो होता है दोनों अलग अलग। अब देखते हैं जैसे परिमाणम, बराबर है, तो ये परिमाणम जो है वो पुनः मानम ऐसा बताया गया है। तो ये परिमाण मतलब मान, मतलब नाप वगैरह कहता है। तो ये परिमाण जो होता है वो नाप की परिभाषा है, एक नाप यानी कि वो साइज क्या है उसकी। तो हमारे यहाँ जैसे उंगुल की बात बताई कि अश्वगंधा होती है, वो अंगुली प्रमाण होना चाहिए उसका रूट, तो आप उपयोग में ले सकते। दतून है, वो इस प्रकार की इतनी उंगली वाला लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए। ये औषधि है, वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा हर एक का नाप लिखा है। ऐसे ही आप किसी को लाएंगे और किसी भी तरह से कर देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, उसका स्पेसिफिक नाप दिया है कि ये इतना बड़ा होना चाहिए, बराबर है। तो ये परिमाण की बात आती है वहां पर, बराबर है। फिर आता है संस्कार, बराबर है। अब हमने वहां पर वेग, स्थिति स्थापक, भावना नाम के संस्कार देखे। आयुर्वेद में गुणांतराधानम संस्कार रहा, यानी कि एक जो द्रव्य है उसमें अलग अलग रीति से उसमें अलग अलग गुण का उत्पन्न करना, उसको संस्कार कहते हैं, बराबर है। जैसे हम कोई एक द्रव्य लिया, उसको मथा हमने दही को, तो बना माखन, क्या संस्कार किया, मंथन नाम का संस्कार किया। ऐसे एक देश से, काल से, भावना दी से, जैसे आपने भावना दी, एक द्रव्य में दूसरी वस्तु की भावना दी, जैसे आंवले का पाउडर लिया और आंवले के रस की भावना दी, इसमें आयुर्वेद में भावना कहते हैं इसको। ऐसी इस तरह से रस उसके में लगा दिया 21 बार, तो वो क्या हो गया, तो उसका हो गया आम्लकी रसायनम। कितनी भावना वाला, 21 भावना वाला, क्योंकि आपने 21 बार उसका रस उसमें लगाया, सुखाया, फिर लगाया, फिर सुखाया, फिर लगाया, फिर सुखाया, वो होती है आयुर्वेद की भावना। वो भी एक प्रकार का संस्कार है। आप रोटी बनाते हैं तो भी क्या करते हैं, आटा को गूंथने के लिए उसमें पानी डालते और उसके बाद हिलाते हैं उसको, वो एक प्रकार का संस्कार हुआ। और उसके बाद जो रोटी बनी तो उसके गुण अलग हो गए। तो ये संस्कार यानी अलग अलग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, किसी को गर्म करना, किसी को ठंडा करना, बराबर है। किसी को भावना मतलब रगड़ना, किसी को कुछ द्रव्य चिपकाना, किसी को गर्म करना, जैसे मक्खन को खूब गर्म करते घी बन जाता है, बराबर है। दूध में कुछ डाल देते हैं, मतलब जो कुछ मलाई वगैरह या दही वगैरह, तो वो दही बन जाता है। इस प्रकार से संस्कार करने की जो एक वस्तु है उसको हम संस्कार कहते हैं, प्रोसेस करते हैं कोई विलक्षण, उससे अलग ही द्रव्य बन जाता है, तो वो होता है संस्कार। ये बहुत सारी जगह पर हमको काम आता है कि किस प्रकार के द्रव्य से किस प्रकार का संस्कार करके कौन सी एंड प्रोडक्ट बनती है, उसको हम संस्कार करते हैं। उसके आयुर्वेद में बहुत सारे उदाहरण है, तोयाग्नि, सन्निकर्ष, शौच, देश, काल, मंथन, भावना, ये सभी उसके उदाहरण आप देख सकते हैं, बराबर है। फिर हम कहते हैं अभ्यास।
अभ्यास मतलब अभ्यसनम, बराबर है, मतलब बार बार करना, सतत क्रिया करना, बराबर है। तो एक बात हम जो बार बार करते हैं वो हमको आसान हो जाती है। उसी तरह से हमको अभ्यास करने का बताया है कि एक भाई आप द्रव्य लेंगे तो सालों तक लेंगे कुछ रसायन, तो आपके बॉडी में ये परिवर्तन होगा, आपकी स्मृति बढ़ेगी, लेकिन वो बार बार होना, रिधमिक होना चाहिए वो। तो सतत क्रियाशीलत्वम, बराबर, सतत क्रियाशीलनम, ये सभी को अभ्यास कहते हैं। कृतस्य पुनः पुनः करणम नाम अभ्यासः, यानी कि एक बार किया नहीं चलेगा, बार बार करना पड़ेगा। व्यायाम एक दिन किया नहीं चलेगा, बार बार करना पड़ेगा। अभ्यंग, एक पंचकर्मा सेंटर में गए और 5 दिन कर दिया फिर घर आकर नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा, वहां पर जाकर किया, घर पर भी करना पड़ेगा, सतत करना पड़ेगा। इसके लिए आयुर्वेद में अभ्यास का बहुत महत्व है। आप एक बार कितनी भी महंगी दवाई ले लो, बराबर है, कितना भी अच्छा आहार ले लो, इसका महत्व नहीं है, लेकिन आप सतत क्या लेते हो, क्रमशः क्या लेते हो, सातत्य से क्या लेते हो, इसका बहुत महत्व है। क्योंकि बायोलॉजिकल रिदम आयुर्वेद मानता है, आज विज्ञान ने भी इसकी स्वीकृति दी है। तो ये बायोलॉजिकल रिदम के अनुसार आयुर्वेद की दिनचर्या है, आयुर्वेद की ऋतुचर्या है, आयुर्वेद की निशाचर्या है, और इसके बलबूते पर ही पूरा का पूरा आयुर्वेद खड़ा है। इसके लिए सबसे पहले आयुर्वेद ने ही ये जाना था कि हमारा शरीर का जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सतत चलती रहती है। ये घड़ी नहीं थी, तब से वो घड़ी भगवान ने यहाँ फिट की है। तो हमको वो घड़ी के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। इसके लिए अभ्यास के ये अभ्यास नाम का जो गुण है वो बहुत महत्व का है। मतलब खुद भी ये सब पालन करे और औषधि देते वक्त भी ये पालन करवाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हमने ये परादि 10 गुण अभी देख लिए हैं। तो अगले वीडियो में हम और जो बाकी रह गए हैं तो उस 20 गुण की बात करेंगे, और उसमें जो द्रव्य गुण छिपा हुआ है, द्रव्य गुण का विज्ञान छिपा हुआ है, उसकी भी डिटेल देखेंगे। आयुर्वेद को आपको समझना है तो ये गुण निरूपण आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि बिना गुण जाने आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। सही मायने में सही द्रव्य का, सही वस्तु का, सही क्रिया का उपयोग आपको करना है, सीखना है, तो ये आयुर्वेद का गुण निरूपण आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बीएएमएस में तो ये कोर्स में है, परीक्षा में आता है, इसके लिए नहीं, अपितु आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है, आपको अच्छा वैद्य बनना है। इतना ही नहीं, आपको आयुर्वेद का सुसूक्ष्म अभ्यास करना है, तो ये गुण आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आपने ये बीएमएस करते वक्त कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा ही होगा, लेकिन आप इस तरह से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को और अभ्यस्त और अभ्यासशील बनाएंगे, और आयुर्वेद की संहिताओं का गहरा अध्ययन कर पाएंगे। यही भावना के साथ अगले वीडियो में हम फिर से गुण निरूपण में गुरुवादि 20 गुण की बात करेंगे। नमस्कार।